चाहूंगा ये हमारे जो तीन हैं, पीयूष मालवीय हैं, ये कवि हैं, ये वीर रस के चर्चित हस्ताक्षर हैं और देश के ऑलमोस्ट सभी चैनल्स पे काव्य पाठ होता रहता है। और ये गाजियाबाद का जो साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र हिंदी परिषद, मतलब गाजियाबाद लोक परिषद के डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री सम्मान से भी सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित हो चुके हैं। कुशल कुशवाहा भैया के बारे में क्या बताऊं, ये हास्य रंग का चर्चित हस्ताक्षर है और आज इसे मौका नहीं मिल रहा है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा संचालक है। अब संचालक इसकी ये वो है कि भैया आप हो तो मैं क्या संचालन करूंगा, और दूसरी बात ये प्लेटफॉर्म जो इस तरह का है उसमें संचालन की बहुत ज्यादा गुंजाइश भी नहीं होती। ये इसका भी देश में के ऑलमोस्ट सभी चर्चित चैनल्स पे इसका काव्य पाठ होता रहता है, हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है। और गाजियाबाद, हमारे गाजियाबाद बार एसोसिएशन के फंक्शंस में भी और दिवाली मिलन पे भी, होली मिलन पे भी ये कई बार हमारे यहाँ आ चुके हैं। हमारे एक अभी पिछले इनके पिताश्री भी एडवोकेट थे दिल्ली में, दुर्भाग्य से भी पिछले कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया, हमारी संवेदनाएं हैं। और ये भी है तीसरे पी के आजाद भाई साहब हैं। पी के आजाद भैया मानसरोवर पार्क शादरा में रहते हैं। हास्य रस, गीत, गजल और सभी रसों में इनका कविता का लेखन होता रहता है और बहुत सारे सम्मान इन्हें मिल चुके हैं। अब मैं सबसे पहले जो जैसी कवि सम्मेलनों की परिपाटी होती है, मैं भैया पीयूष मालवीय से चाहूंगा कि माँ सरस्वती के लिए अपना एक छंद करें, जिससे कि हम फिर आगे से इसको सम्मेलन को आप पहले अनम्यूट कर लें पीयूष भैया, उसके बाद करें। जी दद्दू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आपने हम सभी कवियों को आज आमंत्रित किया और आपके आदेश पर आपके तमाम अनुज उपस्थित हैं। और जैसा कि कवि सम्मेलनों की परंपरागत तरह से एक स्वरूप चला आ रहा है कि कवि सम्मेलन का आरंभ माँ वीणा पाणी की वंदना से आरंभ होता है, तो उसी परंपरा को हम डिजिटल माध्यम से भी जीवंत रख पा रहे हैं। इसके लिए आपका और आप तमाम जितने भी सुधी श्रोतागण जुड़े हुए हैं उन सब के मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग कविता को सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। आइए मैं अतिरिक्त भूमिका न बनाते हुए एक श्लोक के माध्यम से अपनी वंदना पूरी करता हूं। भो सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, पाठारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। एक सवैया है मत्स्य गयंद का, माँ के चरणों में अर्पित करता हूं। उपरांत आपको पुनः से माइक सौंपता हूं कि आन बसो मम लेखनी में तुम आशीष दो की सुछंद लिखूं मैं, और माँ मुझको वर दो रच दूं कविता न कभी तुक बंद लिखूं मैं। और हे वरदायिनी वंदन में नत हो शत कोटिक वृंद लिखूं मैं, और शुद्ध विशुद्ध करूं रचना व विशेषक मत गयंद लिखूं मैं। शुद्ध विशुद्ध करूं रचना व विशेषक मत गयंद लिखूं मैं। माँ अधिष्ठात्री, शब्दों की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा से प्रार्थना है कि वो आकर के हम तमाम कवियों के कंठ में विराजित हों, ताकि हम आपको कुछ अच्छा कुछ बेहतर सुना पाएं। इसी के साथ में प्रणाम। बहुत अच्छे, वाह वाह। रवि भाई साहब से मेरा अनुरोध, जरा दो शब्द बच्चों के लिए कह दें। अरविंद, हाँ रवि भाई साहब जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपनी इस संयोजक हैं आप इस प्रोग्राम के, आप कुछ कहना चाहेंगे? उससे पहले मैं म्यूट करूंगा। मैं रवि कुमार भाई साहब से, अरविंद भाई साहब तो आज के संचालन के अपनी पार्टी से नमस्कार कर चुके हैं। अब तो हमारे जो आज के लोकल गार्जियन है रवि भाई साहब हैं। रवि भाई साहब से मैं अनुरोध करूंगा इन तीनों बच्चों को आशीर्वाद दें, जिससे कि हम कार्यक्रम शुरू करें। जी जी, हाजरी। धूप में नहाओ, धूप में निकलो, घटाओ में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों से हटाकर देखो। मेरी दोस्तों, इंसानियत के एहसास का दूसरा नाम है
कविता बुद्धिजीवी की रूहानी खुराक है। बकौल शायर कि बरसों तेरी आवाज ने मुझे मसरूर रखा है, किया है यूं भी कानों से शगले महकशी में। तो मेरा जो वाह। महकशी का जो अंदाज है वो कान है, वो बोतल नहीं है। तो इस शाम को खुशनुमा और खूबसूरत बनाने के लिए मैं अरविंद शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये दोस्तों अरविंद शर्मा फोरम में ये उसका 95th एपिसोड है। अरविंद जी टैक्स के बहुत काबिल वकील हैं, मेरे बड़े दोस्त हैं, और शांति कुंज हरिद्वार से आप जुड़े हुए हैं, जिस वजह से ये मुझे बड़ा फख्र है इस बात को कहते हुए, इनका परिचय कराते हुए कि ये सारे शहर में संस्कार बांट रहे हैं। ये सिर्फ एक टैक्स के वकील नहीं है, ये एक संस्कार की पाठशाला है हमारे गाजियाबाद के लिए। दोस्तों कोरोना के कहर ने हमें भली बात बता दिया कि सबसे बड़ी ईश्वरी शक्ति है जिसके आगे संसार भर की जो भी ताकतें हैं सब नतमस्तक हैं। सब ने हाथ जोड़ दिए हैं जिस हिसाब से। और दोस्तों कोई भी ऐसा बिरला होगा जिसका कोई दोस्त या जिसका कोई संबंधी इसने ना खोया ना हो। हमारी सीए फ्रेटर्निटी में भी बहुत ऐसे दर्दनाक हादसे हुए हैं। अरविंद जी ने इस गम को मंजर को बर्दाश्त करने के लिए और तकलीफ में आए हुए दोस्तों के आंसू पोंछने के लिए इस अरविंद शर्मा फोरम का एक गठन किया है, जिसमें एक कवि सम्मेलन मुझे बताया गया कि आज उसकी 95th कड़ी है। फोरम में हम लोग विभिन्न, इन्होंने मैं कई दफा सुनता हूँ, विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है। गीता में हमारे इनकम टैक्स में डॉक्टर भदौरिया साहब हैं, एस.एस. भदौरिया साहब, उन्होंने 3-4 किताबें, मुझे जब उनसे मुलाकात होती है तो उन्होंने गीता के ऊपर भेंट की है। इतने काबिल आजकल कानपुर में पोस्टेड है, और गीता के सब्जेक्ट पर उन्होंने देखा है। हमारे गीता ज्ञानी यहाँ रविंद्र नाथ जी मेरे अग्रज यहाँ बैठे हैं, एक उनको पूरी गीता कंठस्थ है। और वाकई गीता का जिसको विश्वास है, आप तकलीफ में हैं तो आप, ये बात आजमाई हुई बात है कि आप गीता का पृष्ठ खोलिए और आपकी प्रॉब्लम का जवाब आ जाएगा। दूसरे अभी मेरे दोस्त डॉक्टर राकेश गुप्ता, पीछे भी खन्नों की सीए की एक ऐसी काव्य गोष्ठी हुई थी, उन्होंने अपना बहुत, वो इनकम टैक्स के मानने हुए वकील है, और उन्होंने अभी बहुत अभी नया कविता में उन्होंने दखल दिया है, वो भी अभी शायद अरविंद जी बता रहे कि उनसे बात हुई है, वो हमको ज्वाइन करेंगे। दोस्तों मैं इसके अलावा धीरज वर्मा जी मेरे दोस्त मित्र हैं, उनको रिक्वेस्ट की थी, उनको मैंने निवेदन किया था कि वो भी गुड़गांव आएंगे, ज्वाइन करेंगे। उनका आया कंफर्मेशन, फोन से बात अरविंद जी उनसे करें, आपके पास फोन नंबर है उनका? उनसे बात तो हुई थी, वो कैबिनेट में आऊंगा, पर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा सर मुझे। आपके पास फोन है उनका? जी सर, फोन नंबर है, आप उनसे बात करें। और मैं उनके बारे में बताऊं कि उन्होंने गाजियाबाद गुड़गांव ब्रांच के वो चेयरमैन थे, बहुत अच्छा उनका काम सीए प्रोफेशन में जमा हुआ था गुड़गांव में। उसके बावजूद भी दोस्तों अपनी माता पिता की सेवा के लिए वो उन्होंने गुड़गांव छोड़कर सीकर शहर में अपना काम, उन्होंने परिवार समेत वहां शिफ्ट कर दिया है। ऐसे कलयुग में एक श्रवण कुमार एक मिसाल है। मैं उनको उनकी गैर हाजिरी में उनको मैं नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे निवेदन पर वो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि थोड़ी देर आया जी, बात हुई, आ रहे हैं, जी मेरी बात सुने जी। दोस्तों माँ के ऊपर मुनव्वर राना ने भी कई शेर लिखे हैं, और जब ये बात माता पिता की सेवा आती होती है, मेरे जहन में एक शेर मुनव्वर राना का है या किसी और शायर का है कि जब कागज पे लिखा मैंने माँ का नाम, जब कागज पे लिखा मैंने माँ का नाम, कलम भी अदब से बोल पड़ी, हो गए चारों धाम। तो दोस्तों माता पिता की सेवा, माता पिता की करने के लिए मैं उनको बहुत ही अदब से, अपने दोस्त को मैं इस बात का साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मुझे बड़ा फख्र है तो आज हमारे बीच में है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ, मुझे जो बताया गया है, पीयूष गोयल जी हैं, कुशल कुशवाहा जी हमारे बीच में है, जो, और पीके आजाद साहब है, वो हास्यवन के कवि हैं। दोस्तों हास्यवन के बारे में, इस दौर में हंसना, इस दौर में खुश रहना एक बहुत बड़ी बात है। बकौल शायर या तो दीवाना हंसे, है ना जी, या तो दीवाना हंसे या
जिसको दे तू तौफीक, जिसको आप इस बात की तौफीक देते हैं, या तो दीवाना हंसे या तो जिसको दे तू तौफीक, वरना इस जमाने में हंसता कौन है। तो हंसने हंसाने के लिए जो हमारे बीच में जो प्रतिष्ठित कवि आए हैं, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, वागीश जी की ओर से, अरविंद जी की ओर से और अपनी ओर से। तो दोस्तों, ये तो ऑफ, जो हमारी आज की वर्चुअल मीटिंग है ऑफलाइन है, और अगर ऑनलाइन होती तो हम गुलाब के फूलों से जो हमारे अतिथि कवि हैं उनका स्वागत करते। बकौल मासूम गाजियाबादी, एक हमारे यहाँ के लोकल शायर हैं, एक शेर उन्होंने बड़ा अच्छा कवि पढ़ा था कि गजल के चंद शेरों से ही मैं आपका, जो कवि आए हैं, गजल के चंद शेरों से ही मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, अगर मैं बागमा होता तो मैं गुलशन को लौटा देता। तो दोस्तों, जितने हमारे कवि बीच में जो मेहमान आए हैं, वागीश जी की ओर से, मेरी ओर से, अरविंद जी की ओर से, हमारे तमाम दिल की धड़कनों की ओर से, जो भी हमारे श्रोता हैं और जो भी हमारे कविगण हैं, मैं आपका इस कवि गोष्ठी में, इस नशिस्त में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब दोस्तों, जहां तक आज की कवि गोष्ठी की बात है, यूं तो कविता को तो दर्द और विरह की एक जर्नी माना गया है, पर मेरा आज का निवेदन, जैसे मैंने सुबह भी अरविंद जी से बात की थी कि हम शायरों को बताएं कि आज का हमारा जो मजमून है, जो हमारा थीम है, वो थोड़ा हम लोग क्या श्रोताओं को हम लोग उनका इस तरह दर्द बांटने की बात करें, उनका हम मनोबल बढ़ाने की बात करें। ये आज का जो थीम है, मेरी उनसे निवेदन है कि हम लोग इस थीम को रखते हुए हम आगे 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 बढ़ेंगे। दोस्तों, मेरे प्रिय मित्र और महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन, जिनको अभी हमने कोरोना त्रासदी में हमने खोया, उनका एक कथा पढ़ते हुए और इस काव्य गोष्ठी का थीम को बहुत करबद्ध और सादर निवेदन करते हुए कवियों से कि हम उस थीम को उस मकाम पर आगे पहुंचेंगे, ताकि जितने हमारे दोस्त सुन रहे हैं, जो तकलीफ से गुजरे हैं, जो प्रोफेशन में या उसके बाहर हैं, जो हमारे श्रोता हैं, उनका हम मनोबल बढ़ा के हम आगे चले। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन का वो एक कथा है कि हो के मायूस, बड़ा पॉपुलर एक उनका ये कथा है कि हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही छांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। अपनी मृत्यु से पहले कभी से 3-4 महीने पहले हुआ था अरविंद जी, मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन ने एक डायस से बताया था कि ये जब शेर कोई माइक पर चल रहा था तो एक जवान बच्चा आत्महत्या करने जा रहा था, शेर सुन के वापस आ गया। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि शायरी में कितनी ताकत है। शायरी तो दिल की बात है, शायरी तो यहाँ से निकलती है, मोहब्बत का तर्जुमा करती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज हमारे आमंत्रित कविगण हमारे बीच में हैं, वो जो भी वो काव्य पाठ करेंगे, हास्य तो अपने आप में एक गुदगुदाने वाला सब्जेक्ट है ही है, और उसके अलावा भी जो और बाकी भी जो सब्जेक्ट रहेंगे, उनसे मेरा निवेदन कि वो सबका मनोबल बढ़ाने वाला होगा। और हम उम्मीद करते हैं ये कोरोना काल जल्दी खत्म हो और पुनः हम ये जो हमारी काव्य गोष्ठी, ये जो हमारी जो वर्चुअल हो रही है, ऑफलाइन हो रही है, अरविंद जी अगला कार्यक्रम हिंदी भवन में, वहां 500,000 आदमी की गैदरिंग करके हम लोग इसको ऑफलाइन हम लोग रूबरू होके आपस में बात करेंगे। ये मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। इन्हीं के साथ मैं वागीश जी को, जो मेरे साथ में को कन्वीनर है, मेरे बड़े मित्र हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, और इतना इनका जितनी भी शहर की ड्रामाटिक सोसाइटीज हैं, जितने कवि सम्मेलन है, हमारी बार की ओर में जितने भी हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसके कर्ता वागीश जी। जब मुझे इनका नाम बताया गया तो मैंने कहा मेरा काम बहुत हल्का हो गया। अब वागीश जी ने किसको कैसे बुलाना है, किसको कैसे कंडक्ट करना है, ये सारी जिम्मेदारी मैं वागीश जी के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब इसके बाद वो जिनको आमंत्रण देंगे, जिनको चाहेंगे, उनको बुलाएंगे। तो ओवर टू वागीश जी, प्लीज टू कवर। बहुत बहुत आपका मुझे यहाँ इस आमंत्रण देने का और इस आदर देने का बहुत बहुत सर प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। आपके शेर पे मुझे एक चीज याद आई, सबका दर्द वही समझेंगे, सबका दर्द वही समझेंगे जो दुख सहने वाले हैं, क्योंकि साया करने वाले बादल सर पर धूप संभाले हैं।
साया करने वाले बादल। और मैं सबसे पहले, आपने जैसे कहा कि हमारे बीच में धीरज जी आ चुके हैं, रवि कुमार साहब धीरज जी आ चुके हैं, आप अच्छा। हम लोगों का स्वागत करना चाहते हैं धीरज जी का साहब। जी, खड़ी बोल रही हैं। धीरज जी आ चुके हैं सर। धीरज जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? धीरज जी के दर्शन हो रहे हैं सामने। धीरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी नजर नहीं आ रहे हैं। धीरज जी का आपका आवाज, आपका धीरज जी आपका माइक बंद है शायद। माइक खोल लीजिए। मुझे माइक नजर नहीं आ रहा है। धीरज जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? धीरज जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? अब ठीक है। हाँ, अब ठीक। जी जी मैं धीरज जी का परिचय करा चुका हूँ शायद आपसे, आप इन एब्सेंशिया मैंने ये गुस्ताखी की। मैं उनको कलयुग का श्रवण कुमार मानता हूँ। मैंने जैसा बताया दोस्तों, अपनी बड़ी बड़ाई गुड़गांव की प्रैक्टिस छोड़ के ये सीकर अपने पेरेंट्स की इबादत में निकल गए। और मैंने माँ के बारे में जो बात कही है कि माँ पिता की जो सेवा करता है, तो आपने तो समझिए स्वर्ग का जो टिकट अभी से बुक करा लिया है एडवांस में। और बहुत अच्छे कवि हैं ये इनका जो ख्याल है, इनके जो, तो इन्होंने पीछे हमारी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने शिरकत की थी, उनसे पहले मैं सुन चुका हूँ। तो मेरे बहुत ही शॉर्ट निमंत्रण पर इन्होंने आने की स्वीकार किया। मैं निवेदन करूं, इनको आगे मीटिंग में जाना है मंगेश जी, सबसे पहले आप इनको चांस दे दें, ये अपना सुना के फिर, तो धीरज जी ठीक रहेगा? आप शुरुआत आपसे कर लेते हैं। जैसा आपका आदेश रहे सर, जैसा आपका आदेश रहे। आदरणीय रवि कुमार साहब, दो शब्द मैं बोलना चाहूंगा धीरज जी के समय। मैं धीरज जी को नहीं जानता था, पर अभी जो पीछे कवि सम्मेलन हुआ था आपका, उसको मैंने पूरा सुना था एक्चुअली। तो मैं धीरज जी को सुनने के बाद मैं इतना कायल हुआ कि क्या वास्तव में आज के समय में भी श्रवण कुमार हैं, मतलब जो अपने माता पिता के लिए अपनी प्रैक्टिस को छोड़कर अपने गृह टाउन में जा सकते हैं। मतलब ऐसी चीज के अंदर मैं वास्तव में इनका बहुत कायल था। और मेरे मन में ये था कि कभी अपना मंच बनेगा तो इनको बुलाऊंगा। तो जैसे कहते हैं तरंगों का असर होता है, तो तरंगों ने तरंगों को पकड़ लिया। शायर ने कहा है, हम तो मर जाते हैं उनके अहले करम के हाथों, जो करके भी ऐसा नीची नजर रखते हैं। तो मैंने इनकी सौम्यता, इनका चेहरा और इनका अपना साथ प्रणाम करता। प्रणाम जी। धीरज जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जो मैं माँ के, मेरी आवाज आ रही है धीरज जी? मैं माँ के ऊपर आपकी अनुपस्थिति में एक मैंने शेर कहा था, मुनव्वर राना तो कई शेर लिखे हैं माँ के ऊपर, कि जब कागज पे लिखा मैंने माँ का नाम, जब कागज पे लिखा मैंने माँ का नाम, कलम भी अदब से बोल पड़ी, कलम भी अदब से बोल पड़ी, हो गए बस तेरे चारों धाम का आपने यात्रा कर ली अगर आपने माँ की सेवा कर ली है। तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपको मैं बहुत हर्षित हूँ कि आपसे मेरी मुलाकात हुई, और ऐसे समय में आप माँ बाप का इतना ख्याल करते हैं। आपकी उम्र दराज हो, आपके माता पिता भी और आप भी, सब खुशियां आपको प्रभु दे। थैंक यू। प्रणाम धीरज जी, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं, और आप अपनी जो रचनाएं हैं उनसे हम सबको लाभान्वित करें। स्वागत है जी। आभार वागीश है। और वैसे तो आपका नाम ही वागीश है, तो माँ शारदा के वरद पुत्र है, जिसको वाणी को जिनको वरदान हो, तो कार्यक्रम का संचालन आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छा सुअवसर नहीं हो सकता है। और मेरा सादर प्रणाम अरविंद शर्मा साहब को। एक बार मैं निवेदन करता हूँ, बाकी सब जो नहीं बोल रहे हैं वो म्यूट कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। अरविंद शर्मा साहब को भी सादर प्रणाम। और मैं, जब मुझे जानकारी मिली, रवि सर ने बताया, रवि सर तो वैसे हमारे संरक्षक की तरह है, मेरे जैसे न जाने कितने ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनको अपना संरक्षक मानते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा अरविंद शर्मा साहब के मार्गदर्शन में लगातार कोरोना काल में से कार्यक्रम हो रहे हैं, और यह वह समय है जिसमें हमने शायद इतना नकारात्मक समय अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखा था, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरा वैश्विक बाजार हिल चुका है इस महामारी में। उसमें सभी को संबल प्रदान करने के लिए और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आपने किए। आज संभवतः 95वां कार्यक्रम है, तो मैं वास्तव में जानकर के बड़ा अभिभूत हुआ कि इस प्रकार आप सब प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए बस 4 पंक्तियां अरविंद शर्मा साहब को निवेदन करूंगा, जिन्होंने आज सभी कवि वृंद को यहाँ उपस्थिति दी है, और रवि सरकार जिनको साथ है, कि भाव जिनके नेक हैं, भाव जिनके नेक हैं, समाहित जिनमें रूप अनेक हैं, हो चाहे चहु और अंधेरा, मगर रवि का जिनको साथ है, विनम्र भाव हैं और कर्मशील जिनके हाथ हैं, जिन्होंने जोड़ लिया आज यह सारा कवि वृंद, वह कोई और नहीं, वह है अरविंद, वह है अरविंद।
सादर प्रणाम सभी को, एक मंच पर आप लेकर के आए समस्त कविवृंद को। जो मैं रवि सर का फोन आया और अरविंद भाई साहब का फोन आया तो एक ही आदेश हुआ था कि एक पिता पर एक कविता लिखी है, वह आपके साथ जरूर साझा करूं मैं। तो उससे पहले मैं एक चार पंक्तियां एक दूसरी कविता की इसलिए रखना चाहता हूं कि वह मेरी शुभकामनाएं हैं जो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कविवृंद जुड़े हैं, और हमारे अरविंद शर्मा फोरम पे जो अनेक वक्ता और दर्शक लोग जुड़ रहे हैं अनेक कार्यक्रम में, उन सबके लिए शुभकामनाएं कि मधुर मन अंदाज हो, मधुर मन मनोहर हो अंदाज, मंत्र मुग्ध कर दिलों पर हो राज, उन्मुक्त अनंत आह्लाद की अनुभूति हो, उन्मुक्त अनंत आह्लाद की अनुभूति हो, चंद्रमा की चंचल छटासी प्रतिभूति हो, कि विमल वाणी वीणा की छेड़े ऐसा रास, कि लिख दो सब मिलकर नव इतिहास, लिख दो सब मिलकर नव इतिहास। यह वास्तव में एक नव इतिहास लिखने का समय है कि कलरव करत पखेरु कश्ती ढूंढ किनारा, कलरव करत पखेरु कश्ती ढूंढ किनारा, कश्मकश कलम की करे कुछ और इशारा। एक कवि के लिए बड़ी दुविधा होती है जब उसकी कलम भी कई बार कहती है कि ऐसा मत लिखिए, शायद यह आपके लिए व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं होगा, किंतु वह जब निर्विकार भाव से लिखता है, ये कहूंगा कि कलरव करत पखेरु कश्ती ढूंढ किनारा, कश्मकश कलम की करे कुछ और इशारा, सुर सरिता सुस्वर में निनाद करे प्यारा, और अद्भुत अद्वितीय हो हर प्रयास, कि लिख दो तुम एक नव इतिहास, लिख दो तुम के नव इतिहास। तो मेरे सभी को शुभकामनाएं जो कवि, अनुभवी कवि हैं। मैं तो वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, शौकिया तौर पे कविताएं करता हूँ। तो यह कोरोना काल प्रेम की अनुभूति इसने हमें जरूर कराया। मैं स्वयं 2 बार कोरोना संक्रमित हुआ और मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही सामने आया कि इस समय में वो लोग वास्तव में बहुत खास होते हैं साहब, जो बिना स्वार्थ के भी हमारे साथ होते हैं। जीवन की वास्तविक पूंजी वह है, हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, और इस प्रेम ने हमारे जीवन को पूर्णता दी। तो प्रेम के ऊपर 4 पंक्तियां कहूंगा कि बिना प्रेम जीवन है आधा, बिना प्रेम जीवन है राधा, मानो जैसे कृष्ण हो बिन राधा, जिसने अधूरेपन को पूर्ण किया है, जिसने जीवन के अधूरेपन को पूर्ण किया है, जीवन जिया है उसने ही जिसने प्रेम किया है, जिसने प्रेम किया है। यह प्रेम रिश्तों पे हो सकता है, और आदरणीय शर्मा साहब का तो कहूं, यह अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति इनका प्रेम है, जो अनवरत रूप से इस प्रकार का एक मंच इन्होंने बनाया हुआ है, और वैचारिक आदान प्रदान के लिए मंच अनवरत रूप से कार्य कर रहा है। तो यह इनके प्रेम का ही उदाहरण है। और जब प्रेम की बात करूं तो यहाँ प्रेम रस के कवि होंगे तो वो अवश्य इस बात से सहमत होंगे कि आज का समय प्रेम की परिभाषा बदल चुकी है। प्रेम जो दर्शन का विषय था वो आज प्रदर्शन का विषय हो गया है। आप किससे कितना प्रेम करते हैं यह मायने बाद में रखता है, आप कितना जताते हैं, कितना दिखाते हैं। और जो हमें बॉलीवुड की संस्कृति ने दिखा दिया कि जब तक आप ऑन स्क्रीन प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपका प्रेम नहीं माना जाएगा। तो प्रेम की बदलती परिभाषा में विशेष रूप से युवा पीढ़ी को एक संदेश देता हूं कि प्रेम क्या है। जो मैंने समझा, प्रेम साहब वह शब्द है जिसकी शुरुआत अधूरे अक्षर से होती है। प्रेम या प्यार दोनों की अधूरे अक्षर से शुरुआत है, किंतु जिस किसी के जीवन में आ जाए हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करता है प्रेम। मैं मां के ममत्व का सार हूं, मैं मां के ममत्व का सार हूं, पिता के त्याग का आधार हूं, भाई का स्नेह भरा सत्कार हूं। मैं मां के ममत्व का सार हूं, पिता का स्नेह भरा सत्कार हूं, पिता के त्याग का आधार हूं, भाई के स्नेह का सत्कार हूं, और बहन का प्यार हूं। अरे मैं ना में मूरत, ना में बगिया, ना में दीवार हूं, बस मैं तो निश्चल प्यार हूं, निश्चल प्यार हूं। जो निर्विकार और निर्रूप हमारे साथ निर्लेप रूप से प्रेम विद्यमान है, वो समस्त रिश्तों के अंदर है। और सभी यहाँ वीर रस के कवि भी हैं, हास्य रस के कवि भी है। मैं देख रहा था कि जो कवियों का संयोजन है तो उनके मध्य मैं सबसे कनिष्ठ हूं, किंतु मुझे यह अवसर दिया कि प्रारंभ मेरे साथ इस कार्यक्रम का करने का अवसर प्रदान किया। मैं आभारी हूं आपका। मैं एक कविता आपके साथ रखूं जिसकी बात रवि सर कह रहे थे कि मैं गुड़गांव में सब कुछ छोड़ करके सीकर मेरे गृह क्षेत्र लौट आया। मैंने कविता, मेरे दिल पे कुछ ऐसे विचार आए, उसके बाद मैंने कविता लिखी। और यह कविता लिखने के बाद मैंने निर्णय लिया था कि यह कठिन निर्णय ले पाया कि पिछले 11 वर्षों से गुड़गांव में कार्यरत रहने के बाद फिर सब कुछ छोड़ करके घर लौट करके आने का। तो उस कविता के 2 अंतरा में आपके साथ 2 छंद आपके साथ रखना चाहता हूं कि आओ लौट चले अब अपने गांव में, आओ लौट चले अब अपने गांव में,
जहां अभाव में भी संतुष्टि का भाव है, जहां अभाव में भी संतुष्टि का भाव है, जहां अपनों में खुशियां लुटाने का चाव है। हमारे राजस्थानी में चाव एक शब्द है जिसका कहते हैं कि हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत क्रेजी होते हैं, खुश होते हैं कुछ देने के लिए। कि जहां अभाव में भी संतुष्टि का भाव है, जहां अपनों में खुशियां लुटाने का चाव है, आओ वहां चलें जहां पिता का दुलार है और है स्वर्ग माँ की ममता की छांव में। आओ लौट चले अपने गांव में, लौट चले अपने गांव में। बचपन की यादों से भरी गलियां आज पुकारें, बचपन की यादों से भरी गलियां आज पुकारे। जब से छोड़ा है गांव हमने बेरंग हुई घर की दीवारें। एक बार फिर जिंदा करने, एक बार फिर जिंदा करने बचपन अपना। चलो बैठे मिट्टी में नीम के पेड़ की छांव में। आओ लौट चले अपने गांव में, आओ लौट चले अपने गांव में। चलो वहां चलें, चलो वहां चले जहां मनमस्त फकीरी है, जहां खाली जेब में भी अपनेपन की अमीरी है। आओ वहां चले जहां बड़े भाई का दुलार है और बहन लुटा रही है प्यार अपनी दुआओं में। आओ लौट चले अपने गांव में, लौट चले अपने गांव में। यह इस कविता को जब पूर्ण किया उसके बाद यह निर्णय ले पाया। मैं समझता हूं हम सभी अपना मूल घर, अपना गांव छोड़ करके दूर आए हुए हैं, और आज भी जब वह एक हवा का झोंका में छू जाता है पुनः अपने गांव लौटकर जाने के लिए, तो शायद वह विचार मात्र से ही हमारे शरीर के अंदर सिहरन दौड़ने लगती है कि अपने जन्मस्थली वापस लौट करके जा सके, संभाल सके। तो यह विचार रहे। पिताजी पर कविता लिखी थी, कविता वैसे बड़ी है, मैं कुछ छंद उसके रखूंगा क्योंकि वह कविता ऐसी है कि जो अंतिम छंद है वहां पहुंचते पहुंचते भावुकता इतनी हावी हो जाती है कि और आगे सुनाने का साहस भी नहीं जुटा पाता हूं। माँ पर सभी ने बहुत कुछ लिखा है। माँ के स्नेह से हम सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि माँ का स्नेह हमें अच्छे तरीके से हम अनुभव कर पाते हैं बचपन से लेकर हमारी अंतिम सांस तक। लेकिन पिता का स्नेह थोड़ा कठोर स्नेह होता है, अनुशासित स्नेह होता है, उन पर अधिक उत्तरदायित्व होता है। उन्हें स्नेह लुटाने के साथ साथ हमारा जीवन निर्माण करना है, वह उत्तरदायित्व भी होता है। और एक पुत्र जब छोटा होता है तो पिता के लिए दूसरे विचार होते हैं। बड़ा हुआ, शादी हुई, समझ में आता है कि हाँ पिताजी जो कहते थे बहुत हद तक सही था। और जब वह खुद बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, पिताजी को खो देता है, तब समझ में आता है कि वास्तव में पिताजी जो कहते थे वही सब कुछ सही था, मैं गलतफहमियों में था। और यह विचार समय के साथ बदलता है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि अभी पिताजी का स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है। जिन्होंने पिताजी को खोया है वो लोग शायद मेरी इन पंक्तियों को और अधिक भावनात्मक रूप से समझ पाएंगे कि, और पिता के लिए तो मैं यह भी कहूं कि एक ऐसे साहूकार हैं जिनका ऋण हम जीवन पर्यंत नहीं चुका सकते हैं। शायद किसी और का हम ब्याज सहित ऋण चुका दें, लेकिन यह वह साहूकार है जो कोई ब्याज कुछ नहीं, खुद जब चुकाने पर आता है तो बड़े अपने आत्मीयता के साथ बड़े आसानी से हमें ऋण कर देते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं इस कविता की कि माँ की तरह लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह लोरी नहीं सुनाते, ना ही बात बात पर हमें गले लगाते। माँ की तरह लोरी नहीं सुनाते, ना ही बात बात पर हमें गले लगाते। करते हैं प्यार बहुत हमसे मगर कभी भी नहीं जताते। क्योंकि जो एहसास आंखों से बयां होते हैं वो भाव शब्दों में कहाँ होते हैं। तो पिताजी की आंखों में वह स्नेह भाव होता है, शायद वो शब्दों से नहीं जताएं। एक पुत्र जब बड़ा होता है समझता है पिता क्या है। पिता कल्प तरु परिजात है, पिता स्नेह की निर्झर बरसात है। पिता कल्प तरु परिजात है, पिता स्नेह की निर्झर बरसात है। मरुधरा की धूप में पिता बरगद की छांव है। नहीं डूबता साहिल उस पुत्र का, पिता के हाथ में अगर नाव है। और एक पुत्र कहता है कि पिता मेरा मान है, सम्मान है। पिता मेरा मान है, सम्मान है, पिता से ही मेरी पहचान है। पिता धरती सा धीरज लिए और एक ऊर्जा में आसमान है। मगर जीवन सार्थक होगा मेरा तभी, मगर जीवन सार्थक होगा मेरा तभी जब पिता कहे बेटा तू मेरा अभिमान है, तू मेरा अभिमान है। बेहद आसान होता है साहब डिग्रियां लेना, पढ़ लेना, अपनी बड़ाइयां सुनकर के खुश हो जाना। मैं समझता हूं जीवन की वास्तविक आपकी सफलता यही है जब आपके माता पिता कहते कि बेटा हमें आप पर अभिमान है, आप हमारी पहचान हो। यह जब सुनने में आए वह आपकी वास्तविक सफलता है। और पिता की मजबूरी पे 4 पंक्ति लिखी शर्मा साहब कि जब कभी पिता बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, जब कभी पिता बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, खाली हाथ शाम को अपने ही घर लौटने में सकुचाते हैं कि घर जाऊंगा, बच्चे ने साइकिल मांगी थी, खिलौने मांगे थे, नहीं ले जाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। कि जब कभी पिता
बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, खाली हाथ शाम को अपने ही घर लौटने में भी सकुचाते हैं। पिता के कंधों पर बैठकर आसमान भी लगता था बोना, बचपन में लगता बहुत ऊंचे हो गए। पिता के कंधों पर बैठकर आसमान भी लगता था बोना, हर चाहत होती थी पूरी, मांग लो चाहे जो खिलौना। और फिर बनाकर पिता के हाथ का तकिया, फिर बनाकर पिता के हाथ का तकिया चैन से सोना। पिताजी आपके स्नेह का ऋणी है मेरे दिल का हर एक कोना, मेरे दिल का हर एक कोना। जब मैं अपने 2 वर्षीय बेटे को अपने हाथ के कंधे, अपने कंधे का तकिया बनाकर सुलाता हूं, उस समय एहसास होता है कि बचपन में पिताजी ने भी निशब्द रहते हुए कितने स्नेह के साथ हम पर अपना प्रेम प्यार उठाया होगा। और साहब, आज हम वह पीढ़ी हैं जो अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, कैमरे में कैद कर रहे हैं, तस्वीरों में कैद कर रहे हैं। कल को हमारे पास सबूत है, बेटा हमने आपके जन्मदिन को ऐसे मनाया, यह सब कुछ ला करके दिया। जब हम बच्चे थे, हमारे पिताजी ने हमारे लिए जो कुछ किया वह कहीं किसी कैमरे में कैद नहीं किया, कहीं किसी अपेक्षा से नहीं किया कि कुछ वापस प्राप्त होने वाला है, सिर्फ अपने स्नेह की वजह से किया। किंतु भले ही आज के कैमरे उनमें बनाई हुई तस्वीरें भूल जाए हम, लेकिन जो पिताजी का स्नेह प्राप्त हुआ वह कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो तस्वीरें हृदय रूपी रील पर छपी है और आंखों के कैमरे से हमने खींची है। जीवन पर्यंत वह स्नेह हमेशा में याद रहेगा। और साहब, जो बात कर रहा था मैं कि पिता वह साहूकार है जिसका ऋण हम तो चुका ही नहीं सकते, किंतु वह बड़ी आसानी से हमें ऋण कर देते हैं। एक हमारे हिंदू संस्कृति में एक उदाहरण भी आता है नचिकेता का, कि नचिकेता वह एक बालक हुआ जिसे पिता ने वरदान दिया श्राप रूप में कि जाओ यमराज को प्राप्त कर लो, यानी कि यमराज मृत्यु को प्राप्त कर लो। वह यमराज के पास गया और यमराज से भी अपने सवाल जवाब से हृदय जीत करके अपने प्राणों को छुड़ाकर वापस धरा पर लौट आया और पिताजी के चरणों में समर्पित होकर कहता है, पिताजी आपका ऋण में जीवन पर्यंत नहीं चुका सकता, लो आपने मुझे यमराज को प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया था, मैं वहां से लौटकर फिर आपके चरणों में खुद को समर्पित करता हूं, शायद आपके ऋण का कुछ हिस्सा मैं चुका सकूं। तो ऐसे संस्कृति वाले इस देश के अंदर जब पिता किस प्रकार अपने बच्चों को मुक्त कर जाता है, मैं 4 पंक्तियों के साथ वाणी को विराम दूंगा कि बचपन में अनगिनत बार बैठा पिता के कंधों पर, बचपन में अनगिनत बार बैठा पिता के कंधों पर, पिता के स्नेह ऋण से युक्त हो गया बेटा। बचपन में अनगिनत बार बैठा पिता के कंधों पर, पिता के स्नेह ऋण से युक्त हो गया बेटा। पिता बैठे सिर्फ एक बार बेटे के कंधों पर और सारे ऋण से मुक्त हो गया बेटा, सारे ऋण से मुक्त हो गया बेटा। ऐसे साहूकार को नमन। मैं वाणी को विराम देता हूं। वागीश जी, रवि सर, अरविंद सर प्रणाम, सभी कविवृंद को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने बिल्कुल भाव विभोर कर दिया, बहुत अच्छा है। और वास्तव में पिता पिता ही होते हैं, पिता की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, ये तय है।